नमस्कार, मैं राकेश कुमार, टीचिंग एक्सपर्ट राकेश सर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं एनसीईआरटी सीरीज कर रहा हूं और एनसीईआरटी के बारे में सारे विशेषज्ञ कहते हैं और मेरी भी राय है कि किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी के लिए बैकबोन है, रीढ़ की हड्डी की तरह। बिना इसको पढ़े जाने गुने ना तो आप एसएससी पास करते हैं, ना कर सकते हैं, ना यूपीएससी पास कर सकते हैं, और ना ही किसी भी तरह का कोई एग्जामिनेशन जिसमें जीएस का, जनरल स्टडी का पेपर होगा, उसको आप बिल्कुल भी पास नहीं कर सकते हैं। यानी आपको दो स्तर पर एनसीईआरटी को पढ़ना होगा। एक तो कंसेप्ट बिल्डिंग के लिए, जो संकल्पना निर्माण की प्रक्रिया है, उसके लिए एनसीईआरटी को पढ़ना होगा। दूसरा, जो भाषा शिल्प एनसीईआरटी में कम शब्दों में बहुत अच्छी अभिव्यक्ति और विषय के आसपास शब्दों को बांध करके रखना और कम शब्दों में जो है पूरी विषय वस्तु को समझा देना। तो भाषा शिल्प के स्तर पर भी ज्ञान की जरूरत होती है। अगर मैं कहीं लिखना है तो उसके लिए भी जरूरत है। इसके अलावे जो संकल्पनाएं आपकी क्रमशः बनते जाती है, क्लास दर क्लास, कक्षा, क्लास वाइज क्लास, तो उससे आपके जो ज्ञान का भंडार है वह बढ़ता है। दूसरा जो है फैक्ट्स एंड फिगर, जो एनसीईआरटी के होते हैं वो बिल्कुल ऑथेंटिक होते हैं और इसको कहीं चैलेंज भी नहीं किया जा सकता। इसके अलावा जो कंसेप्ट और फैक्ट्स, अगर दोनों का सम्मेलन, जो इंक्लूजन अगर आपके स्टडी में हो जाए तो आप मान के चलिए कि आपके लिए कोई भी परीक्षा बहुत आसान हो जाएगा। यह स्पष्ट है कि अगर आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया तो आपका रिजल्ट भी क्लियर हो जाएगा। तो रिजल्ट क्लियर के लिए जरूरी है एनसीईआरटी, और उस एनसीईआरटी को मैंने जो आधार बना करके आरंभ किया था, 6 क्लास के ज्योग्राफी से मैंने शुरू की थी, मैं उसको खत्म कर चुका हूं। और उसको खत्म करने के बाद अब आज 7वीं कक्षा की ज्योग्राफी, एनसीईआरटी ज्योग्राफी क्लास 7, उसका नाम है हमारा पर्यावरण, आवर इन्वायरमेंट, का जो चैप्टर फर्स्ट है, चैप्टर नंबर 1 है, जिसका नाम है पर्यावरण, इन्वायरमेंट। मैं इसकी बात कर, पर्यावरण जो भी चीज आपके आसपास दिखती है, आप दिख रहे हैं, एक टेबल दिख रहा है, एक कुर्सियां दिख रही है, एक बिल्डिंग दिख रहा है, बगल का पार्क दिख रहा है, कुत्ते बिल्ली दिख रहे हैं, पेड़ पौधे दिख रहे हैं, फूल पत्ती घास दिख रहे हैं, जो भी आपके आसपास है, जो आपके आसपास जो चीजें दिखती हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, पर्यावरण कहते हैं। तो हमारे आसपास जो भी चीजें दिखती हैं उसको पर्यावरण कहते हैं। इसका मतलब यह है कि कुछ चीजें तो प्रकृति ने हमें दी है, जैसे जीव जंतुओं को प्रकृति ने दिया है, यानी नेचर्स गिफ्ट है। हम भी नेचर गिफ्ट्स हैं। पेड़ पहाड़ नदी नाले प्रकृति के दिए हुए हैं। दूसरा, जो चीजें इसके अलावे आपको दिखती है वह मैन मेड है, मानव निर्मित है। घर है, दुकान है, मकान है, टेबल है, कुर्सी है, ये सब मानव निर्मित है। और इस मानव निर्मित जो वस्तुएं हैं वह मानव के द्वारा निर्मित है। इसका मतलब कि मानव भी उस पर्यावरण का एक घटक है। तो अगर हम पर्यावरण को बहुत सीधे शब्दों में देखें तो जो आपके आसपास जो चीजें दिखती हैं उसको हम लोग पर्यावरण कहते हैं। पर्यावरण के अगर घटकों की हम बात करें तो पर्यावरण के 3 घटक हो गए। एक, जो प्रकृति ने हमें गिफ्ट दिया, द गिफ्ट वी कैन गेट फ्रॉम द नेचर। सेकेंड, द थिंग्स विच वी कैन सी दैट इज मेड बाय मैन, जो मानव निर्मित वस्तुएं हैं वह। और तीसरा, मानव इटसेल्फ, ह्यूमन इटसेल्फ इज आल्सो कंपोनेंट ऑफ एनवायरनमेंट। तो हमारे आसपास पर्यावरण, यानी हमारे आसपास के जो आवरण है, जो चीजें हमारे आसपास दिखती है, उसको पर्यावरण कहते हैं। और इसके घटकों की अगर हम बात करें, कंपोनेंट्स की बात करें, तो इसके 3 घटक हैं। प्राकृतिक घटक, मानव निर्मित
और तीसरा मानव, यह ह्यूमन मेड और यह जो है नेचुरल है और अगला जो है ह्यूमन इटसेल्फ। अब प्रकृति में जो भी है इसमें जीवीय घटक हैं, बायोटिक कंपोनेंट हैं और बायोटिक में फ्लोरा एंड फौना, जीव और वनस्पति, यानी यह जो है फाउना और यह फ्लोरा। फ्लोरा एंड फाउना की जो स्थिति है यह जीव और वनस्पति की स्थिति है, यही जीवीय घटक बायोटिक घटक कहलाते हैं। इसके अलावा प्रकृति से हमें अजीवीय घटक भी प्राप्त हुए हैं। अजीवीय घटक में आप इसको नॉन बायोटिक या अबायोटिक कहते हैं। पृथ्वी के धरातल पर या उसके आसपास जो भी स्थितियां पाई जाती है, जैसे हम अगर भूमंडल की बात करें, जलमंडल की बात करें और वायुमंडल की बात करें, अगर इसको हम क्रक्स में देखें तो भूमि, जल, वायु है ना, और इसके जो फिजिकल एस्पेक्ट्स हैं यानी तापमान से लेकर के वर्षण तक, ये सारे के सारे घटक मिल करके, ये सब के सब घटक मिल करके जो है प्राकृतिक घटक बनाते हैं पर्यावरण के। अब मानव निर्मित घटकों में जितने भी तरह के मानव द्वारा जो निर्माण किए गए हैं, चाहे घर हो, मकान हो, फैक्ट्री हो, कारखाने हो, ये जितने भी तरह के, चाहे वो हाउस हो, फैक्ट्री हो, शॉप हो, दुकान हो, मकान हो, सड़क हो, कार हो, गाड़ी हो, घोड़ा हो, सब के सब जो है यह मानव निर्मित जो घटक है, यह भी एक कंपोनेंट है पर्यावरण का। और मानव अपने आप में सबसे बड़ा घटक है पर्यावरण का, और यह एक घटक जो है प्रकृति के घटक जो जीव वाली स्थिति है उसमें अपने आप को यह जो है श्रेष्ठ रूप में स्थापित करता है और पर्यावरण को सबसे ज्यादा प्रभावित करता है। पर्यावरण को सबसे ज्यादा प्रभावित करने का मतलब है कि यह पर्यावरण के साथ सबसे ज्यादा इंटरेक्ट करता है, यानी जैसे जैसे मानव और पर्यावरण में इंटरेक्शन बढ़ते जाता है, मानव पर्यावरण पर निर्भर है, जैसे जैसे मानव की आवश्यकताएं बढ़ते जाती हैं वैसे वैसे वह पर्यावरण में हस्तक्षेप करता है, आप अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वह पर्यावरण से अंतर क्रियाएं तेज कर देता है और नए नए जो है निर्माण और नए नए एक्टिविटीज करने लगता है, गतिविधियां करने लगता है। जैसे जब प्रिमिटिव सोसाइटी थी तो जंगलों में आखेट करता था, हंटिंग करता था मानो, लेकिन जब खेती करना शुरू किया, अस्थायी रूप से परिवार बसा लिया, तो जंगल को काटने से लेकर के सारी परिस्थितियां, खेती तक करना पर्यावरण में एक परिवर्तन था। धीरे धीरे आवश्यकताएं और बढ़ी, चक्के का आविष्कार हो गया, व्हील्स का आविष्कार हो गया, गति बढ़ गई तो पर्यावरण में छेड़छाड़ और तेज हो गया। औद्योगिकरण के बाद जो है तेजी से बढ़ता उत्पादन, फैक्ट्री कारखाने का लगना, ये सब पर्यावरण में जो है चेंजेस थे और यह चेंजेस मानव की बढ़ती आवश्यकताओं के मद्देनजर थे। अब हम जो प्राकृतिक घटक हैं पर्यावरण के, उसके जो प्रमुख घटक हैं उसकी चर्चा करते हैं, उसके जो है फीचर्स के बारे में आपसे डिस्कशन करते हैं। देखिए, मेरा यह दावा है, आप स्पष्ट रूप से जानिए, मैं यह दावा कर रहा हूं कि यदि आप चैप्टर वाइज चैप्टर जो मैं एनसीईआरटी का डिस्कशन कर रहा हूं, इसके बाद अगर आप एनसीईआरटी बुक को पढ़ेंगे तो एनसीईआरटी की जो मिस्ट्री है, जो कंसेप्ट है, वो आपको क्लियर रहेगा, और जब क्लियर कंसेप्ट रहेगा तो आपको पढ़ने में आनंद आ जाएगा, यू मे फील ब्लिसफुल, और ऐसा दावा है मेरा
तो आप जरूर वीडियो को पहले देखिए, 1 से 2 बार वीडियो को देख लें। इसके बाद आप एनसीईआरटी पढ़ें, आपको एक भी जगह जो है अस्पष्टता की स्थिति नहीं रहेगी, सब कुछ क्लियर रहेगा, सब कुछ स्पष्ट दिखेगा। तो मेरा दावा है, तो इस दावे पर अगर आपको मुझे आजमाना है तो आप एनसीईआरटी किताब पढ़ने से पहले इस वीडियो को 2-3 बार देखें। जिन मित्रों को दिक्कत हो रही है उनको शेयर भी करें वीडियो कि भैया तुम भी देखो, और देखने के बाद पढ़ो, अगर ना मजा आए तो बताना। तो इस तरह से आपको एनसीईआरटी पढ़ने से पहले मेरा वीडियो आपको जरूर देखना चाहिए, और वीडियो देखने के बाद आपको बहुत स्पष्टता आएगी, बहुत क्लैरिटी आएगा, और उस क्लैरिटी को आप बिल्कुल फील करेंगे, और फील करना ऐसा होगा कि आप बाकी सारे चैनल से अलग पाएंगे। तो आइए हम पर्यावरण के प्राकृतिक घटकों की चर्चा करते हैं। इसमें हम सबसे पहले भूमंडल की बात करते हैं या स्थलमंडल की बात करते हैं। स्थलमंडल को अंग्रेजी में लिथोस्फेयर कहते हैं। जब मैं आपको 6ठी क्लास में पढ़ा रहा था तो मैंने बताया था कि पृथ्वी की ऊपरी कठोर परत जो है, इसी को आउटर हार्ड लेयर ऑफ अर्थ इज कॉल्ड लिथोस्फेयर। अगर इस लिथोस्फेयर में बात करें तो इसका निर्माण कैसे हुआ? ये निर्माण जो है चट्टानों से होता है, रॉक से होता है, रॉक से होता है, और दूसरा उसका कंपोनेंट क्या है? खनिज है, मिनरल्स। इन्हीं दोनों कंपोनेंट से यह जो है पृथ्वी का ऊपरी आवरण जो कठोर परत के रूप में है, जिसको हम लोग भूमंडल कहते हैं, का निर्माण होता है। और यह जो चट्टान है और खनिज है, यह ऊपर से मिट्टी के लेयर ऑफ सॉइल से ढका होता है। एक पतली लेयर होती है, पतली परत होती है किसकी? मिट्टी की। इसी मिट्टी की पतली परत से यह चट्टान और खनिज जो है, यानी पृथ्वी का ऊपरी जो कठोर परत है, वह चट्टानों और खनिजों से निर्मित है, और उसके ऊपर एक पतली सी लेयर मिट्टी की होती है। यह लेयर कैसी होती है? थिन सॉइल लेयर। आगे के क्लासेस में आप पढ़ेंगे कि कैसे चट्टान टूट करके ताप, वर्षा, है ना, इसके अलावे जो है जलवाष्प, तापमानों का बढ़ना घटना, और कई कारक है जो फिजिकल वेदर की स्थिति है, क्लाइमेटिक कंडीशन, इसकी वजह से चट्टानें टूटती हैं, और एक खनिज जो मिनरल्स है ये भी टूटते हैं, और टूट करके छोटे छोटे कणों में मिट्टी का निर्माण करते हैं। जब इसमें ह्यूमस मिल जाता है तो यह जो है एक सॉइल का फॉर्मेशन हो जाता है। और ह्यूमस कैसे बनता है? ह्यूमस जो है बायोटिक जो पार्ट्स हैं, यानी फ्लोरा एंड फाउना के जो अवशेष है, रेसिडुअल्स है, उसके मिलने से। तो टूट करके किनका बना? चट्टानें टूटती हैं छोटे छोटे टुकड़ों में, खनिज छोटे छोटे टुकड़े में टूटते हैं, और इसके बाद इसमें ह्यूमस जो बायोटिक कंपोनेंट्स हैं, यानी फ्लोरा एंड फाउना, जीव और जंतुओं के जो अस्थि पंजर हैं, उसके यहाँ मिलने से यहाँ एक सॉइल का निर्माण होता है, और यही पतली परत जो है भूमंडल में पाई जाती है। तो भूमंडल आप देख सकते हैं कि चट्टानों से यहाँ जो खनिज पदार्थ जो हमारे अमूल निधि के रूप में है, हमारे संसाधन के रूप में है, वह कहां से मिलता है? भूमंडल से मिलता है। इसके अलावे ये जो मिट्टी, ये सॉइल है, यह सॉइल हमारा जीवन का आधार बनता है। इसी मिट्टी से में खेती होती है ना, वेजिटेशंस है, और इसी से हमारा जो है भोजन प्राप्त होता है। भोजन का आधार यानी पर्यावरण जो है भोजन भी दे रहे हैं, पोषण भी दे रहे हैं। इसके अलावे अगर हम अगली बात करें, जो मुख्य घटक है वह है वायुमंडल। इसको मिटा दें, लिख लिया ना आप लोगों ने? यह है अगला वायुमंडल। अगर हम वायुमंडल की बात करें
एटमॉस्फेयर। तो यह क्या, पृथ्वी के चारों ओर एक पतला आवरण है। पृथ्वी के चारों ओर एक पतला आवरण है, किसका? एक पतला आवरण है, कहां? पृथ्वी के चारों ओर। किस चीज का? तो गैसों का। अगर इसको हम परिभाषित करना चाहें तो गैसों का पृथ्वी के चारों जो पतला आवरण पाया जाता है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? वायुमंडल। इसी को वायुमंडल कहा जाता है। अब इस वायुमंडल में जो कंपोनेंट है वह सबसे पहले तो गैस है मुख्य रूप से, इसके बाद जलवाष्प पाए जाते हैं, और फिर जो है धूल कण पाए जाते हैं, और यही वायुमंडल का निर्माण करते हैं। गैसेस है, ये जलवाष्प यानी वेपर्स हैं। वेपर्स कैसे बनता है? जब जल वाष्प के रूप में तापमान की वजह से, हीट की वजह से जल वाष्प के रूप में परिणत होकर के जब ऊपर उठता है तो क्या करता है? वायुमंडल में मिल जाता है। इसके अलावा जितने भी पार्टिकल्स हैं, जितने भी एयर पार्टिकल्स हैं, जिसको आप धूल धुआं भी कह सकते हैं, ये सारे के सारे वायुमंडल के हिस्सा बनते हैं। अब आपके दिमाग में यह बात उठती होगी, आपको भी उठ रहा होगा, आपके दिमाग में यह प्रश्न उठ रहा होगा कि आखिर ये जो हवा है इसको तो रोका नहीं जा सकता, मन और पवन को कभी रोका नहीं जा सकता, बांधा नहीं जा सकता, तो आखिर कौन सी ऐसी शक्ति है, ऐसा पावर है, ऐसा फोर्स है जो कि आपको रोक रहा है? क्लास में तो रुकने का तरीका है कि अपोजिट जेंडर जो होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, रोके रखते हैं, बांधे रखते हैं, लेकिन आगे पृथ्वी में ऐसी कौन सी ताकत है जो इस वायु को बांध कर रखी हुई है? तो पृथ्वी में यह गुरुत्वाकर्षण की ताकत है, ग्रेविटेशनल फोर्स है। ग्रेविटेशनल फोर्स है जिसके चलते पृथ्वी वायुमंडल को अपने पास बांध करके, रोक करके रखी रहती है, जो आसपास आवरण का निर्माण करते हैं। इस तरह से आपने देखा कि पर्यावरण का जो दूसरा महत्वपूर्ण घटक है, पर्यावरण के प्राकृतिक घटकों के जो मुख्य दूसरा घटक है वायुमंडल, यह जीने के लिए क्या करते हैं? प्राणवायु देते हैं। भूमि ने हमें जो है, भूमंडल ने हमें पोषण और भोजन दिया, वायुमंडल ने हमें जो है प्राणवायु यानी जीने के लिए, सांस लेने के लिए जो ऑक्सीजन है वह प्रदान करता है। और तीसरा जो मुख्य है, हम उसकी बात करें, लिख लिया ना बेटा इसको? तीसरा जो मंडल है वह है जल मंडल, हाइड्रोस्फीयर। यह जल का मंडल है। पृथ्वी के सतह पर जो पाई जाने वाली जल राशि है, जल राशि है, इसी जल राशि को हम लोग क्या कहते हैं? जल मंडल कहते हैं, हाइड्रोस्फीयर कहते हैं। अब पृथ्वी पर के सतह पर जो पाई जाने वाली जल की राशि है, जो वाटर मास है, इसमें कौन कौन से हो सकते हैं? महासागर हो सकते हैं, ओशन, सागर हो सकते हैं, सीज हो सकते हैं, जितने भी तरह के जलाशय हैं, जितने भी तरह के हिम आवरण हैं, और जो भूमिगत जल है,
ये सब मिला करके जल मंडल का निर्माण करते हैं। और इसमें अगर हम जल राशि को बांटना चाहें तो जल राशि, जितनी भी जल राशियां हैं, इसको, इसके जल को, जल राशियों के जल का वर्गीकरण करना चाहिए। तो यह दो प्रकार के जल पाए जाते हैं, लवणीय जल, साल्टेड वाटर, और अलवणीय जल। ये जितने भी खारे पानी हैं या खारे पानी के स्रोत हैं, वह पूरी धरती पे जो जल राशि उसका 97% खारे है। अलवणीय जल है, अलवणीय जल है पूरे धरती के वाटर मास का 2.4%। यही मानव के उपयोग के लिए, या मानव इसी को उपयोग में लाता है। अब जो है अगला प्राकृतिक घटक में जो हमें जानना है वह है जैवमंडल, बायोस्फीयर। मैंने 6th क्लास में बहुत स्पष्ट रूप से बताया था कि जहां पर स्थलमंडल, एक स्थलमंडल है, वायुमंडल है और ये जलमंडल है। ये तीनों स्थितियां, ये तीनों के कुछ सीमित क्षेत्र जिस भाग में आपस में इंटरेक्ट करते हैं, यही वह सीमित क्षेत्र है जहां जीवन की संभावना होती है, क्योंकि स्थलमंडल से भूमि, यहां वायु और यहां से जल की उपलब्धता होती है। और यही जो सीमित क्षेत्र है जो किसके इंटरेक्शन से बना, स्थलमंडल, वायुमंडल और जलमंडल के अंतर आकर्षण से बना, जहां जीवन संभव होता है। जहां फ्लोरा एंड फाउना, फ्लोरा एंड फाउना यानी जीव जगत, जंतु जगत के और मानव के जीने की स्थिति जहां बनती है, ऐसे क्षेत्र को हम लोग जीव मंडल के नाम से जानते हैं। अब आपको पारितंत्र के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि सारे जो तंत्र हैं पर्यावरण के, वो कैसे एक पारितंत्र का निर्माण करते हैं, इकोसिस्टम का निर्माण करते हैं। मैं इसके बारे में बता रहा हूं। आपने अब तक देखा कि जितने भी पर्यावरण के घटक हैं वे आपस में क्या करते हैं, अंतःक्रिया करते हैं और अंतर क्रिया भी करते हैं। मैं इसे पारितंत्र, जो एक तंत्र बनाते हैं, उस तंत्र को मैं समझाने का प्रयास आपको कर रहा हूं। यह पर्यावरण के जितने घटक हैं एक तंत्र का निर्माण करते हैं। संबंधों, वह तंत्र किस पे आधारित है, संबंधों पे आधारित है, रिलेशंस पे आधारित है। जैसे परिवार का एक तंत्र अगर हम उदाहरण के तौर पर देखें तो क्या, वहां आपसी जो संबंध है उस पर आधारित है, पति पत्नी का संबंध, बाल बच्चे का संबंध, माता पिता का संबंध। और यह जो संबंध का तंत्र है, संबंध का जो सिस्टम है, जाल है, वही जो है तंत्र का निर्माण करता है, पारिवारिक तंत्र का निर्माण करता है। ठीक उसी तरह से जो पारितंत्र है, इकोसिस्टम, इकोसिस्टम को अगर हम सरल शब्दों में समझे तो यह एक तंत्र का निर्माण है। तंत्र का निर्माण है, कहां पर यह तंत्र का निर्माण होता है, जीव जहां निवास करता है, यानी जीव के निवास स्थान का, यानी हैबिटेट्स। अब जीव जहां निवास करता है उन जीवों के निवास में तंत्र का निर्माण होता है। वह तंत्र का निर्माण कैसे होता है, यह आपसी संबंधों पर निर्भर होता है।
जो म्यूचुअल रिलेशंस हैं, वो म्यूचुअल रिलेशंस के चलते या जो तंत्र डेवलप किया पर्यावरण में, है ना। अब कैसे कैसे रिलेशन डेवलप किया, आपने देखा कि जो बायोटिक हैं और एक नॉन बायोटिक स्थिति है, नॉन बायोटिक, जीवीय और अजीवीय। ये जीवीय जो तंत्र हैं आपस में एक दूसरे से इंटरेक्शन करते हैं, यानी दो जीव एक दूसरे से इंटरेक्शन करता है, अंतः आकर्षण। इसी तरह दो नॉन बायोटिक जो है आपस में इंटरेक्शन करता है और इसको अंतः आकर्षण करते हैं, और फिर एक दूसरे से भी यह जो है इंटरेक्शन करता है, जिसको अंतर आकर्षण कहते हैं। इंटरएक्शन कहते हैं। और यह जो आपसी संबंध, इस आपसी संबंध में जो एक दूसरे से, यानी अंतर, जीव और जीव के बीच का संबंध, और फिर जीव और अजीव के बीच का संबंध, बायोटिक और नॉन बायोटिक के बीच का जो रिलेशन है। तो किसी भी जीव के जो निवास क्षेत्र है, जो हैबिटेट है, उस हैबिटेट के एक एरिया में, उस हैबिटेट में, उस निवास क्षेत्र में जो जैवीय घटक हैं पर्यावरण के और जो अजैवीय घटक हैं, जैवीय घटक के अंतर आकर्षण और अंतर आकर्षण, अजैवीय घटक के अंतर आकर्षण और अंतर आकर्षण, यानी पहले एक दूसरे से के बीच में आकर्षण, फिर इनका और इनका जो बीच में आकर्षण है, जैवीय का अजैवीय से, जैवीय का जैवीय से, बायोटिक का बायोटिक से। यह जो आकर्षण है, यह जो इंटरेक्शन है, इससे एक जो रिलेशंस डेवलप हो रहा है, उसके बीच के तंत्र को हम लोग क्या कहते हैं, पारितंत्र कहते हैं। आपके आसपास का जो तालाब है वह भी एक पारितंत्र का अच्छा उदाहरण है। आपके आसपास का जो पार्क है, आपके आसपास जो नदियां हैं, जलाशय, वह भी इकोसिस्टम का एक अच्छा उदाहरण है। यहां पर मान लिया जाए हम पार्क की बात करते हैं, इस पार्क में जितने भी जीवीय घटक हैं, बायोटिक, यानी जितने भी तरह के कीड़े मकोड़े, बैक्टीरिया, वायरस, वो सब, और जितने भी तरह के जो पेड़ पौधे हैं, इसके अलावे जो मिट्टी है, जल है, तापमान है, इन सब के अंतर आकर्षण से जो एक तंत्र का निर्माण हुआ है, अंतर आकर्षण, अंतः आकर्षण और अंतर आकर्षण, जो संबंधों का एक तंत्र बना है। संबंधों का तंत्र जो बना है पर्यावरण में, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, परितंत्र कहते हैं। इसी को हम लोग इकोसिस्टम के नाम से जानते हैं। मुझे आशा है कि आपको यह चैप्टर जो है समझ में आया होगा। मैंने अब मानव और पर्यावरण के जो आपसी संबंध है, कैसे एक दूसरे को प्रभावित करते हैं और क्रमशः कैसे प्रभावित हुआ है, मैं इसकी बात करूं। मानव आपस में अंतः आकर्षण करता है, मानव और मानव के बीच में अंतः आकर्षण होता है, मानव और जीवीय घटक, बायोटिक जो घटक है, उसके बीच में अंतः आकर्षण होता है, अंतर आकर्षण भी होता है। जो नॉन बायोटिक है उनके बीच में भी अंतर आकर्षण होता है। जैसे जैसे एक दूसरे पर इसकी निर्भरता भी पाई जाती है, जैसे जैसे मानव की आवश्यकताएं बढ़ती गई, वैसे वैसे पर्यावरण से इसका इंटरैक्शंस जो है बढ़ता गया और पर्यावरण में के स्वरूपों में इसने बदलाव भी शुरू किया। और बदलाव जब प्रिमिटिव लाइफ में था, तो यहाँ पर जो बदलाव था, उस समय चूंकि प्रकृति के साथ मिलजुल करके जो है जीवन जीता था, उसे कुछ खास जरूरत नहीं होती थी। लेकिन जैसे जैसे आवश्यकताएं बढ़ती गई, तो सबसे पहले अगर बसावट हुई होगी तो इसने खेती का आरंभ किया, परिवार बसाए, खेती का आरंभ हुआ। इसके अलावे जब औद्योगिकरण का दौर आया तो फैक्ट्रीज लगे, और सब तरह से इसने जो है पर्यावरण को अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप बदलने की स्थिति में लाया। और आज वह बदलाव के इस स्तर पर, इस कगार पर पहुंच गया है कि वह अपना ही विनाश की पटकथा लिख रहा है। तो विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में 5 जून को मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को।
विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को हर एक साल मनाया जाता है और इसमें जो पर्यावरण के प्रति जो है जागरूकता पैदा की जाती है ताकि मानव अपने पर्यावरण को सुरक्षित और संरक्षित रख सके, उसे इस तरह से विरूप नहीं कर दे, इस तरह से डिस्टॉर्ट नहीं कर दे कि आगे आने वाले समय में उसका अस्तित्व ही संकट में आ जाए। तो आपसे सवाल बन सकता है कि विश्व पर्यावरण दिवस किस तिथि को हर एक वर्ष मनाया जाता है? वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे